अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान उस्मान अहमद आपके पसंदीदा चैनल BSE लर्निंग में आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट लेक्चर है जो मैंने आपके साथ पहली वीडियो में शेयर किया था। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि printf फंक्शन को हम अगर स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो स्ट्रिंग किस तरह से प्रिंट किया जाता है आउटपुट स्क्रीन पे, और इसी तरह से मैंने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए थे और उन वेरिएबल्स का मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये वेरिएबल्स printf फंक्शन की मदद से हम स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम में देखा जाए व्यूअर्स, तो जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पर लिए गए हैं ये सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेट की हुई है। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट नहीं ली। बेसिकली ये जो हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर हमसे वैल्यू नहीं ले रहा बल्कि हमारी दी हुई वैल्यूज को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सी का कंपाइलर है वो इन वैल्यूज को मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर कर देता है और स्टोर करने के बाद इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करता है जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। सो हम कह सकते हैं कि अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। दूसरे एंड पे जब हमारे पास हमारी आउटपुट स्क्रीन आती है, मैं अगर वहां पर कुछ वैल्यूज इनपुट करना चाहूं तो मैं ये काम अभी फिलहाल printf फंक्शन की मदद से नहीं कर सकता। अगर आप ये देखें तो कर्सर इस वक्त यहाँ पर इस पोजीशन पर है और यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रोसेस एग्जिटेड, यानी जो प्रोसेस था वो इस प्रोग्राम से, इस मेन फंक्शन से एग्जिट हो चुका हुआ है विद रिटर्न वैल्यू 0। जो हम यहाँ पर रिटर्न 0 लिखते हैं इसका मतलब यही होता है कि इस फंक्शन से ये सारी स्टेटमेंट्स रन होने के बाद कंट्रोल एग्जिट हो जाए, और एग्जिट होने के बाद यहाँ ये लिखा हुआ है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो ये जो कंसोल है ना ये बंद हो जाएगा। लिहाजा printf की मदद से हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आउटपुट इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि इन वेरिएबल्स की वैल्यूज हम खुद यहाँ पर एंटर करें तो printf इस सिलसिले में हमारी कोई मदद नहीं करता। स्क्रीन पर वैल्यू इनपुट करने वाला जो फंक्शन है वो फंक्शन, उस फंक्शन की हमने वर्किंग आज पढ़नी है। उस फंक्शन को कहा जाता है scanf। तो ये जो मेरे पास प्रोग्राम है, मैं इस प्रोग्राम को सेव एज कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने अगर इसी फाइल के अंदर कोई चेंजिंग्स करनी है, लेकिन हम चेंजिंग्स इस फाइल के अंदर नहीं करना चाहते, हम किसी और नाम से फाइल बनाकर उसमें करना चाहते हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर इसको बताना है कि जो हमारा सोर्स है वो C++ की बजाय C सोर्स फाइल है, और यहाँ पर आपने अपनी फाइल का नाम बता देना है। तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल का नाम सेकंड रख लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये देखें कि जो मेरे पास जो मेरी फाइल है वो सेव हो गई है सेकंड के नाम से। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर second.c लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो मेरी फाइल है वो अब फर्स्ट की बजाय सेकंड के नाम से सेव हो गई है। अगर मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये दो फाइलें यहाँ पर मौजूद हैं। फर्स्ट वाली फाइल ये समझ लें क्लोज हो गई है और इसी फाइल को हमने सेव एज किया तो यही फाइल सेकंड के नाम से सेव हो गई। मैं अपनी इस फाइल के अंदर कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे अब इन लाइंस की जरूरत नहीं है, ये जो लाइंस हैं इन लाइंस की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरह से पास किए जाते हैं। किसी भी लाइन के सेंटर में या शुरू में अगर हम डबल बैकस्लैश लगा दें तो वो जो भी हम आगे लिखते हैं वो सारी की सारी लाइन कमेंट स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है। अगर हमने 2-3 लाइनें इकट्ठी कमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे? सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए तो मैं अगर इस लाइन के आगाज में करूंगा तो मुझे 3 टाइम ये कमेंट्स पास करने पड़ेंगे, जबकि मैं चाहता हूं कि ये 1 टाइम मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में और एंडिंग में बता दूं तो वो उतने का उतना ब्लॉक कमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए हमारे पास बैकस्लैश स्टार और फिर उसके बाद स्टार एंड बैकस्लैश। लिहाजा क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी कमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी।
ये लिखी तो रहेंगी लेकिन कंपाइलर इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखिए मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूं तो अब मुझे यहाँ पर ये तीनों लाइनों की आउटपुट नजर नहीं आई। इसी तरह से अगर मैं ये सारी लाइंस या ये वाली जितनी भी मेरे पास लाइंस हैं मैं इनको कमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने जो वैल्यूज यहाँ पर सेट की हैं मैं वो वैल्यूज यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम अब वैल्यूज यहाँ पर सेट नहीं करना चाहते। हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं और इनपुट लेने के बाद हम वो वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो कि यूजर खुद जो वो इनपुट करेगा। सो मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ से रेज कर देता हूँ और जो printf स्टेटमेंट है उसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। इसी तरह से अगर आप चाहें तो ये स्टेटमेंट्स एज इट इज यहाँ पर रहने दें, रख सकते हैं आप इनको, क्योंकि कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर इनको रेज कर देता हूँ ताकि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिर्फ वो कोड आपको नजर आए जो कि एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक है। printf की बजाय हम कौन सा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं जी? हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं scanf, और scanf का पैटर्न ये है कि हमने यहाँ पर इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना है और दूसरा हमने उसको वेरिएबल का एड्रेस बताना है। सी लैंग्वेज के अंदर जो एड्रेस ऑपरेटर है वो एम्परसाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और वेरिएबल का नाम आपने फर्दर आगे लिखना है। ये चीज ये बताती है कि जो वैल्यू रीड करनी है वो इंटीजर टाइप की रीड करनी है, और ये scanf को ये बताती है, कंपाइलर को ये बताती है scanf का फंक्शन कि जो वैल्यू रीड की गई है वो इस मेमोरी लोकेशन पर यानी इस एड्रेस पर जाके वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो हम चाहें तो एक वक्त में एक वैल्यू रीड कर सकते हैं, और अगर हम चाहें एक वक्त में ज्यादा वैल्यूज को रीड करना हो तो हम एक वक्त में ज्यादा वैल्यूज भी रीड कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर हर वेरिएबल के साथ उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए कंसोल पे यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं scanf का फंक्शन यहाँ पर यूज करता हूँ। scanf सबसे पहले मैं स्टूडेंट मार्क्स के अंदर एक वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा और उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। बकिया जितना भी मैं कोड है मैं इसको कमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। हम यहाँ पर जस्ट अभी ये देखना चाह रहे हैं कि scanf कैसे एग्जीक्यूट होता है। मैं इसको रन करूंगा। आउटपुट स्क्रीन अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो आउटपुट स्क्रीन है यहाँ पर आपको एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली ये जो कर्सर है यहाँ पर इस वक्त, ये कर्सर इस लाइन की वजह से है। हमने scanf फंक्शन यूज किया है, बाकी सारे printf मैंने डिसेबल कर दिए हैं। scanf फंक्शन इस स्क्रीन पे वैल्यू इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पर अगर 569 लिखता हूँ तो ये जो 569 है ये किस में स्टोर कर दिया जाएगा, स्टूडेंट मार्क्स के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, लिहाजा देखें चुके ये सारी जो स्टेटमेंट्स थी ये डिसेबल थी, कमेंट्स के अंदर जो वो कर दी गई थी, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई और उसके बाद ये प्रोसेस एग्जिट हो गया। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक जो स्टेटमेंट है हमारी, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और बाकियों को डिसेबल कर देता हूँ। सिर्फ आपको ये बताने के लिए स्टूडेंट मार्क्स के वेरिएबल के अंदर एग्जैक्टली वही वैल्यू स्टोर हुई है जो मैंने इनपुट की। scanf स्टेटमेंट रीड हो रही है, मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर कर देता हूँ 258। अब ये 258 इसके अंदर स्टोर होगा और उसके बाद ये जो printf की स्टेटमेंट है वो क्या प्रिंट करवाएगी, स्टूडेंट मार्क्स इज %d। तो स्टूडेंट मार्क्स के आगे यही 258 लिखा हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए, एक्चुअली पहले हम scanf की स्टेटमेंट नहीं यूज करते थे। हम scanf की स्टेटमेंट यूज करने के बजाय
यहाँ क्या लिख देते थे, स्टूडेंट मार्क्स इक्वल टू 258। अब ये चीज हमने खत्म कर दी है कि प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज फीड करना कोई अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है। बेटर वे ये है कि आप यूजर से इनपुट लें, जो यूजर इनपुट करे वो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होनी चाहिए। यानी यूजर जो वो इंडिपेंडेंटली जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इसके अंदर स्टोर होगी, और वो वैल्यू फिर हम प्रिंटएफ की मदद से, ये तो पिछला हमारा लेक्चर है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपने प्रिंट आउट करना है तो वो प्रिंटएफ की मदद से जो वो हम कर सकते हैं। प्रिंटएफ का फंक्शन वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करता है और हमारा स्ट्रिंग भी जो प्रिंट आउट करता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि स्कैन एफ से पहले कोई ऐसा यूजर को मैसेज हमने देना है ताकि यूजर को पता चल जाए कि यहाँ पर वैल्यू क्या इनपुट करनी है। क्योंकि अभी मुझे तो पता है कि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स इनपुट करने हैं, लेकिन वो पर्सन जिसने ये प्रोग्राम नहीं बनाया, अगर मैं उसके सामने ये स्क्रीन कर देता हूँ और उसे कहता हूँ कि वैल्यू एंटर करो, तो वो बिल्कुल ब्लाइंड होगा। वो कहेगा कि कौन सी वैल्यू, किस तरह की वैल्यू मैं यहाँ पर इनपुट कर सकता हूँ। लिहाजा हम यूजर को एक मैसेज जो डिलीवर करना चाहते हैं स्कैन एफ से पहले कि यूजर स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कर दे। और आपको पता है कि कोई भी मैसेज अगर आप स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मैं यहां पर लिख देता हूं एंटर स्टूडेंट मार्क्स। अब ये लाइन प्रिंट होगी और प्रिंट करने के बाद कंपाइलर स्कैन एफ पे आके रुक जाएगा, जैसा कि पहले रुक रहा था। वो हमसे वैल्यू इनपुट करने के लिए कहेगा। लिहाजा क्या होगा कि पहले हमने ये लाइन नहीं लिखी थी तो हमें ये इतनी लाइन भी नजर नहीं आ रही थी। कर्सर यहाँ पर इस लाइन पे ब्लिंक कर रहा था। अगर मैं दोबारा आपको ये रन करके दिखाऊं तो देखें, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं तो जो कर्सर है वो स्टार्ट पे जो वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब कि स्कैन एफ, क्योंकि फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट बनी हुई थी इसलिए ये इनपुट ले रहा था। अब स्कैन एफ से पहले जो लाइन एग्जीक्यूट होनी है वो ये लाइन एग्जीक्यूट होनी है, और ये लाइन आपको पता है कि प्रिंट एफ के अंदर ये स्ट्रिंग लिखा गया और ये स्ट्रिंग एज इट इज स्क्रीन पे जाना है। लिहाजा हम क्या करेंगे कि स्कैन एफ को जब भी इस्तेमाल करेंगे स्कैन एफ से पहले एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा लिया करेंगे ताकि यूजर को उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज प्रॉपर दिया जा सके कि ये वैल्यू तुमने इनपुट करनी है। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूं तो देखें व्यूअर्स, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है एंटर स्टूडेंट मार्क्स। अब जो मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करूंगा वो स्टूडेंट मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। 587 मैंने किया है तो इसके अंदर 587 स्टोर हो गया, क्योंकि एक प्रॉपर मैसेज है यूजर के लिए कि स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करने हैं, स्टूडेंट का नाम इनपुट नहीं करना। सो इस तरह से हम स्कैन एफ फंक्शन की मदद से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब मैं जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है इनमें भी वैल्यूज लेना चाहता हूं, तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर क्या लिखता हूं, एंटर 3 नंबर्स। स्कैन एफ, चूंकि मैंने यूजर से कहा कि 3 नंबर्स इनपुट करने हैं, लिहाजा मैं 3 टाइम यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करूंगा और 3 टाइम ही अपने वेरिएबल का एड्रेस बताऊंगा उसको, एड्रेस ऑफ नंबर 1, नंबर 2 और फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ नंबर 3। और इसके साथ ही मैं इस लाइन को भी यहां पर एनेबल कर देता हूं कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की वैल्यूज क्या हैं और फिर इनका सम क्या है। अब पहले तो ये जो वेरिएबल्स थे ये आपको पता है कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम के अंदर सेट थी, लेकिन अब वैल्यूज जो वो सेट नहीं है। अब जो यूजर वैल्यूज इनपुट करेगा वो वैल्यूज इनके अंदर स्टोर की जाएंगी और उन्हीं का हमें यहाँ पर मैसेज भी डिस्प्ले किया जाएगा और उन्हीं का सम भी किया जाएगा। ये जो कमेंट स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं खत्म कर देता हूं।
अब ये हमारा कोड है। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद वो इनपुट लेगा, फिर उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इन दोनों में इनपुट होगी, फिर वो हमारे रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर देगा। देखिए मैं रन करता हूँ, तो रन करने के बाद सबसे पहली लाइन ये एग्जीक्यूट हुई, एंटर स्टूडेंट मार्क्स। तो मैंने यहाँ पर 750 785 एंटर किया। उसके बाद उसने ये वैल्यू स्टोर कर दी। फिर उसके बाद उसने कहा एंटर 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स आपने कैसे एंटर करने हैं? मैंने ये पहला नंबर एंटर किया, उसके बाद आपने स्पेस बार को प्रेस करना है। जब आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो डिव एक्चुअली ये जो पहली इनपुट है वो इसको नंबर 1 के अंदर स्टोर कर देगा, और वो ये अंडरस्टैंड करेगा कि पहली इनपुट तब तक होनी है जब तक के स्पेस बार प्रेस नहीं की जाती। ये मैंने 3 डिजिट्स दिए, तो 3 यानी जब मैं कंटिन्यूअसली उसको नंबर्स देता रहूंगा तो वो नंबर्स मेरे से इनपुट लेता रहेगा। जो ही मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो वो इस नंबर को, इस इनपुट को जो है वो ब्रेक कर देगा, और जो नंबर एंटर किया मैंने वो नंबर फौरी तौर पर उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब थर्ड वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 एंटर कर दी है, या मैं यहाँ पर 8 एंटर कर देता हूँ। तो ये जो नंबर 1 है उसके अंदर 48 स्टोर होगा, नंबर 2 के अंदर 2586 स्टोर होगा, और नंबर 3 के अंदर 8 वैल्यू स्टोर होगी। जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मेरी वैल्यूज इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दी जाएंगी, और स्टोर करने के बाद ये जो अगली दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनको स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर दिया जाएगा। ये देखिए, अब उसने कहा कि स्टूडेंट मार्क्स इज दिस। नंबर 1 के अंदर ये स्टोर किया गया, नंबर 2 के अंदर ये स्टोर किया गया, नंबर 3 की वैल्यू ये स्टोर की गई, और इन तीनों का जो सम है वो ये बन गया। ईच टाइम मैं जब अपने इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मैं ईच टाइम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज एंटर कर सकता हूँ। 58, उसके बाद 69 और उसके बाद 74। सो जो मैं यहाँ पर करंट वैल्यूज दूंगा उन्हीं वैल्यूज को इन मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर किया जाएगा और फिर उनको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। बेसिकली जब तक हमारा प्रोग्राम रनिंग पोजीशन में रहता है, ये जो वेरिएबल्स उसने मेमोरी के अंदर कंपाइलर ने क्रिएट किए हुए होते हैं उनके अंदर ये वैल्यूज तब तक स्टोर रहती हैं। उसके बाद जो ही मैं इस प्रोग्राम को बंद कर देता हूं तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये ऑटोमेटिकली मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, और साथ ही इनकी जो वैल्यूज हैं उनको भी वाइप ऑफ कर दिया जाता है। जब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ दोबारा ये वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर क्रिएट किए जाते हैं और डिफरेंट न्यू लोकेशन पे क्रिएट किए जाते हैं। फिर से हमारी जो इनपुट है वो इनके अंदर स्टोर की जाती है, और स्टोर करने के बाद दोबारा हमें ये प्रोसेस करके शो करवाई जाती है। लिहाजा ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सारे टेम्परेरीली क्रिएट किए जाते हैं, और जो ही हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं तो ये प्रोग्राम, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये वहां से मेमोरी से खत्म कर। व्यूअर्स, मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज कर दिया है। अगर आप इसका कोड आपके सामने है स्क्रीन पे, अगर आप इसको देखें तो ये जो 2 लाइंस हैं ये वही हैं। फिर उसके बाद एवरेज के नाम का एक वेरिएबल लिया गया है, और एवरेज के लिए स्कैनएफ के अंदर %f यूज किया गया है, क्योंकि हमने इसको फ्लोट डिक्लेयर किया है, लिहाजा हम स्कैनएफ के अंदर %f लगाएंगे। एड्रेस ऑफ AVG इस नाम का वेरिएबल है। फिर उसके बाद एंटर स्टूडेंट ग्रेड, स्टूडेंट का ग्रेड जो हमने इनपुट करना है। स्टूडेंट का ग्रेड इनपुट करने के लिए हमने करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है ग्रेड, और यहाँ पे देखें मैंने %C लिखा हुआ है, और %C का फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑफ ग्रेड लिख दिया है। व्यूअर्स, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डिव में जब हम करेक्टर टाइप इनपुट करते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने मेंशन करने से पहले एक सिंगल स्पेस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने जरूर देनी है। अगर आप ये स्पेस नहीं एंटर करेंगे तो जो डिव है, इसका जो कंपाइलर है, वो आपसे इनपुट लिए बगैर ग्रेड के करेक्टर के ग्रेड के अंदर इनपुट लिए बगैर नेक्स्ट लाइन पर जो वो शिफ्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम एक्चुअली यूं होती है कि जब आप ये वैल्यू लिखने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो वो एंटर की जब प्रेस की जाती है तो जो कंपाइलर है वो सही से इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, और यहाँ पर वैल्यू चूंकि ये %C लिखा हुआ है, और %C का मतलब है सिंगल करेक्टर, तो सिंगल करेक्टर की बात असल में जब एंटर की प्रेस की जाती है तो एंटर की प्रेस होने से वो उसको एज ए करेक्टर समझ लेता है, और करेक्टर समझने के बाद वो
यहाँ पर आपसे इनपुट लिए बगैर नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। तो आप एक सिंगल स्पेस जो वो यहाँ पर लाजमी जो वो एंटर करते हैं, ताकि जो इस तरह की इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको जो वो ओवरकम किया जा सके और हम अपनी प्रॉपर जो इनपुट है वो यहाँ पर एंटर कर सकें। उसके बाद एंटर स्टूडेंट नेम है और यहाँ पर देखिए %s लिखा गया है और %s में हमने ये जो n1 का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसके अंदर 50 कैरेक्टर्स थे वो मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिए। एक और जो चेंजिंग मैंने की है यहाँ पर वो पिछले लेक्चर में नहीं थी, वो चेंज ये किया है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया है। ये जो आपको 4-5 लाइनें नजर आ रही हैं ये बेसिकली वेरिएबल क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती हैं। लेकिन ये जो क्वांटिटी है PI ये वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया गया, बल्कि इसको क्या डिक्लेयर किया गया, कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप पहले कांस्ट क्वालिफायर को इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने डेटा टाइप मेंशन करनी है। डेटा टाइप मेंशन करने के बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, देन आपने उसको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। ये प्रॉपर फॉर्मेट है किसी भी कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। सो जो वेरिएबल है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट को इनिशियलाइज करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर उसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो इस पे एरर आएगा और कंपाइलर कहेगा कि आपने चूंकि ये एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है इसलिए आप इसको किसी न किसी वैल्यू से मस्ट इनिशियलाइज करें। सो ये प्रॉपर इसका सिंटैक्स है कांस्टेंट क्वांटिटी को डिक्लेयर करने के लिए, और इस क्वांटिटी को हम फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते। लाइक जैसे हमने इनको वैल्यूज असाइन की थी तो मैं ना तो इसके अंदर वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ और ना मैं यहाँ पर इसको फर्दर कोई वैल्यू जो हो असाइन कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो कंपाइलर इस पे भी एरर मुझे जो वो शो करेगा कि ये चूंकि क्वांटिटी आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है लिहाजा इसकी यही वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू आप अपने प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते। आपने जो चेंज करना है वो आपने यहाँ पर करना है। इस लाइन के अलावा कहीं और ना तो हम इसको वंस अगेन डिफाइन कर सकते हैं और ना हम इसको वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ना हम इनपुट कर सकते हैं। तो चूंकि अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में भी जो पाई की वैल्यू है वो फिक्स रहती है, इसलिए मैंने इसको एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है ताकि आपको पता भी चल जाए कि वो क्वांटिटीज जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर अनचेंज्ड रहेंगे या वो वैल्यूज जो कि अनचेंज रहनी चाहिए हम उनको एज ए वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करेंगे, हम उनको एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम अपने इस प्रोग्राम को एक दफा रन करके देखते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर ये स्पेस इरेज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि वो ग्रेड में मेरे से वैल्यू इनपुट नहीं लेगा। स्टूडेंट मार्क्स मैंने एंटर कर दिए, उसके बाद नंबर्स एंटर करने हैं, देन मैंने एवरेज इनपुट करनी है। एवरेज के बाद जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो देखें एंटर स्टूडेंट ग्रेड के बाद उसने मेरे से इनपुट नहीं ली और वो उससे नेक्स्ट लाइन पर चला गया एंटर स्टूडेंट नेम। तो मैं यहाँ पर कोई भी सिंपल सा नेम एंटर कर देता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे आउटपुट शो कर रहा है, लेकिन ग्रेड के आगे कुछ नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेड में कुछ इनपुट ही नहीं किया। मैं एक सिंगल स्पेस यहाँ पर एंटर कर देता हूँ ताकि इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सके। स्टूडेंट की एवरेज, अब ग्रेड उसने मेरे से पूछा, मैंने उसको ग्रेड बता दिया B और उसके बाद उसने मेरे से नाम पूछा है। स्टूडेंट एक चीज का आपने ख्याल रखना है, आपने जो नाम देना है उसमें स्पेस नहीं देनी। जो scanf का फंक्शन है मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी इनपुट के दौरान स्पेस दे देते हैं तो इनपुट वहां पर ब्रेक कर दी जाती है। तो आपने यहाँ पर स्पेस नहीं देनी। स्पेस अगर आप देना चाहेंगे तो उसके लिए हम और इनपुट के फंक्शंस यूज करेंगे जिनमें हम नेम एंटर करते हुए स्पेस दे सकते हैं। सो नेम वगैरह इनपुट करते हुए आपने स्पेस नहीं देनी, वरना वो ये समझेगा कि ये इतनी हमारी इनपुट है और स्पेस के बाद जो कुछ लिखा गया वो इनपुट जो वो ब्रेक कर दी जाएगी, उसको वो वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करेगा।
अब उसने ये सारे फंक्शंस हमें यहाँ पर शो करवाए हैं जो जो मैंने उसको आउटपुट के दिए थे, और ये आउटपुट जो है उसने मुझे स्क्रीन पर दे दी है। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का लेक्चर था स्कैन एफ के हवाले से। ये इसका जनरल जो सिंटैक्स है जिसको मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सेगमेंट। वीडियो देखने का शुक्रिया। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो लाइक करना और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आपका मेजबान उस्मान अहमद आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।